बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये बताने के लिए कि कौन कौन से फैक्टर पे पोटेंशियल डिपेंड करता है, इसे हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल का नाम भी देते हैं। डिफरेंशियल हम पहले कर चुके हैं कि अगर हम किसी चार्ज को फ्रॉम इन्फिनिटी किसी रेफरेंस पॉइंट से आउटसाइड द फील्ड किसी जीरो पोटेंशियल पॉइंट से वर्क करके इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे लेकर आए तो जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज किया जाएगा उसे एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कहा जाएगा। हम वो डिस्कशन करने से पहले सिर्फ पॉइंट चार्ज की डिस्कशन करें जो पहले हम कर चुके हैं। अगर मैं इस फील्ड में किसी भी पॉइंट पे कोई टेस्ट चार्ज को ले आता हूं, लेट से ये क्यों नॉट है, वो किसी डिस्टेंस r से पे लोकेटेड है फ्रॉम दी पॉइंट चार्ज। दैट इज अगर मेरे पास पॉइंट चार्ज ने 4 पाई रीजन अराउंड इट बनाया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, 4 पाई रीजन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये चार्ज इससे दूर है तो फैराडे फील्ड थ्योरी के मुताबिक इनमें कोई इंटरेक्शन नहीं होगी। मैं उसे लेके आ जाता हूँ, जस्ट एक बाउंड्री से फील्ड स्टार्ट होना शुरू करती है, यानी यहां से उस पर इंटरेक्शन स्टार्ट हो रही है। लेट वो डिस्टेंस आर हो तो जो कूलम्बिक फोर्स एग्जिस्ट करेगी उसे मैं यूं लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और इस रिलेशनशिप में अगर देखा जाए तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं थोड़ा सा भी मूव करके आऊंगा, जब पॉइंट टू पॉइंट मूव करूंगा इस फील्ड में तो कूलम्बिक फोर्स मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट नहीं रहेगी, ये एक वेरिएबल फोर्स होगी। इसी तरह अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द पॉइंट चार्ज को रिप्रेजेंट करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द पॉइंट चार्ज है के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो अगेन इसको भी मैं लिख सकता हूं, इनवर्स स्क्वायर लॉ है 1/r स्क्वायर। तो मैं फिर ये भी कह सकता हूं कि ये जो रीजन है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है और वो हम इनवर्स स्क्वायर लॉ से डिस्कस कर चुके हैं। जितना आप इसके करीब आएंगे यहाँ पे फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि जो सॉलिड एंगल में से फील्ड लाइन पास हो रही होगी वो इंटेंसिटी में नंबर्स में ज्यादा होगी। जितना आप दूर होते जाएंगे तो उतनी ही सॉलिड एंगल में वो फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी, और वो इनवर्स के लॉ में प्रूव कर दी थी हमने। तो जितना आप करीब में आएंगे फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जितना आप दूर जाएंगे फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होगी अकॉर्डिंग टू इनवर्स के लॉ। तो फिर इसका मतलब है इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। हाउ टू फाइंड द वर्क डन ऑफ ए वेरिएबल फोर्स हम पार्ट 1 एफएससी में पढ़ चुके हैं। उस काम के लिए आप ये करते हैं, पाथ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि हर दो पॉइंट्स के दरमियान में आपका की जो वेरिएबल फोर्स है उसे ट्रीट किया जा सके एज अ कांस्टेंट फोर्स। लेट मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे ग्रेडियंट वाली इक्वेशन यूज करने के लिए सिंपल सी एक अरेंजमेंट ले लेता हूं। मैं एक सिंपल सी अरेंजमेंट ले लेता हूं। लेट मैं यूं कर लेता हूं, मैं यहां पे एक पॉइंट 1 ले लेता हूं और यहां पे एक पॉइंट है जिसे मैं n कह देता हूं। लेट अगर मुझे पोजीशन बतानी हो और उस n को मैं यहां पे 2 भी कह देता हूं, लेट कि आसानी हो जाएगी 1 और 2 की फॉर्म में, और 2 को फिर मैं बाद में n की वैल्यू दे दूंगा। लेट अगर मैं ये कहूं कि 1 की लोकेशन फ्रॉम द पॉइंट चार्ज है, मैं उसे r1 पोजीशन पे दे देता हूं, और 2 की लोकेशन फ्रॉम द r चार्ज है उसे मैं r2 कह देता हूं। ठीक है। नाउ अब मैंने ये कहा कि मैं अगर 1 और 2 पे जाता हूं, मैं 1 से 2 पे एक टेस्ट चार्ज को मूव करवाता हूं, तो अगर एक
टेस्ट चार्ज है वो मूव करके जाए खुद 1 से 2 की तरफ, तो ये फील्ड का वर्क होगा, एक्सटर्नल मीन से नहीं जाएगा। इस पॉइंट चार्ज की फील्ड इस टेस्ट चार्ज को आउट ऑफ द 4 पाई रीजन रिपेल करेगी। ये फोर्स पॉइंट चार्ज की इस टेस्ट चार्ज पे एक वर्क करेगी जिसकी वजह से ये 4 पाई रीजन से बाहर की तरफ जाएगा, ये वर्क पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन अगर एक्सटर्नल मीन से हम किसी टेस्ट चार्ज को मूव करवाएंगे, 2 से 1 पे, तो हम फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट या इसकी कूलम्बिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे, ठीक हो गया। तो जो वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट होगा उसे तो हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस इन केस ऑफ दिस पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा आर। याद रहे लास्ट डिस्कशन हमारी इस पे हुई थी कि पोटेंशियल, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट, in extra we have to provide the displacement या position delta r, सही है। नाउ ये तो मुझे नॉन है, ये क्या है, k क्यूब बाय r स्क्वायर है। Now what is delta r, ठीक है। तो मैं ये कर देता हूं कि what is delta r here, तो here the delta r is r2 minus r1, ठीक हो गया। Now what is this E, electric field intensity of the point charge, it is equal to Q divided by R square. See? So what will be the potential difference? The potential difference will be equal to minus Q divided by R square into delta R is R2 minus R. Now to treat the electric field या coulombic force as a constant force, मैं 2 और 1 को ना बहुत ही करीब में ले लेता हूं, ठीक है। उसके लिए मैं यूं ले लेता हूं कि डेल्टा R is much smaller, then we can say that क्या R1 is approximately equal to R2, ठीक है। तो R square is product of 2 reference position and I can write it R1 into R2, सही। So potential difference will be equal to minus Q divided by R square is product of 2 reference position R2 minus R1. If we simplify this equation, it will become minus KQ into R2 minus R1 divided by R1 R2. अगर इसको दोनों पे के साथ डिवाइड कर दिया, दोनों पे इस पे डिवाइड कर दिया जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू माइनस KQ R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 माइनस R1 R2. R2 cancel with R2, R1 cancel with R1. So potential difference is now equal to minus KQ 1 over R1 minus 1 over R2. ठीक हो गया। Now potential difference can be rewrite as potential difference from कहां से 1 और 2, ठीक हो गया। तो मैं यूं लिख सकता हूं इट विल बी इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अगर मैं 2 से 1 को आ रहा हूं तो V1 माइनस V2, ठीक है, और 1 से 2 को जाऊंगा तो V2 माइनस V1, क्लियर हो गया। तो मैं यूं लिख सकता हूं V2 माइनस V1 is now equal to minus KQ 1 over R1 minus 1 over R2, ठीक हो गया। नाउ अब अगर मैं यूं कह दूं
कि इस रिलेशनशिप के अंदर ये जो 2 है ना, ये मैं फील्ड से बाहर आ जाता हूं, तो मैं फील्ड से बाहर इस 2 को क्या कहूंगा, इंफिनिटी। तो when R2 become infinity, then at infinity, that is called the reference point. Here the potential will be 0. So V2 will be equal to 0. This is point of 0 potential. Then we can write that our relationship V2 is 0, V1 is equal to minus KQ into 1 over R1 minus 1 over infinity, that is 0. 1 over infinity is 0. So minus V1 is equal to minus KQ divided by R1, and in simply removing the subtract, we can write V is equal to KQ divided by R, that is electric potential due to a point charge. ठीक है, नाउ ये क्या बताता है, potential of the point charge, electric potential of the point charge. First point, number 1, electric potential of the point charge is independent of the test charge. और ये मेरी डिस्कशन में आया हुआ है, पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, उस चार्ज पे डिपेंड नहीं करता जिसे आप फील्ड में मूव करके लेके आ रहे हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज. सेकंड पॉइंट क्या, इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. और इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफरेंट बिहेवियर क्या, ये इनवर्स के लॉ के मुताबिक नहीं है. इट इज V is equal to KQ divided by R. It shows that potential is position dependent. Potential is position dependent. इसलिए मैं कहता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्पेशियल डिपेंडेंट. इट इज स्पेशियल डिपेंडेंट. ठीक हो गया. दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, दैट इज आल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अगर इससे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो हम यूं भी लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज हैविंग रिलेशनशिप विद electric potential as, we define the electric potential as potential energy per unit charge. So electric potential, if it is taken absolute, then absolute potential energy per unit charge will be. Now we have the relationship for absolute potential. It is KQ divided by R, and it is equal to UAB per unit charge. So this implies that absolute potential energy is equal to KQ naught divided by R. What is this? Potential energy depends on the charge that is to be moved. Okay? So absolute potential energy is KQ naught by R. We can find potential energy of this point charge, and then we can find the potential energy of a dipole. We can find the potential energy of a quadrupole, of an octapole. Okay? In this way, we will observe that potential energy also obeys the superposition principle. That is, in a system of particle, the potential energy will be the sum of potential energy of the individual particles. Thank you.